अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, अगले एक सवा साल में 4 इम्पोर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं। इम्पोर्टेंट ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए, भारत पाकिस्तान के लोगों के लिए। पाकिस्तान के इलेक्शन हैं, इंग्लैंड के इलेक्शन हैं, इंडिया के इलेक्शन हैं और फिर अमेरिका के इलेक्शन हैं। चारों इलेक्शन वन वे और अदर हम लोगों को इंटरेस्ट होता है इसमें, और हम लोगों के लिए ये ज़रूरी होते हैं। मैं ज़रा इन चारों इलेक्शंस के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहूँगा। पहले मैं बात करूँगा पाकिस्तान के इलेक्शन जो कि इस साल नॉर्मली होने चाहिए। आर्मी, ज़ाहिर है हमारे इलेक्शंस जितने भी पाकिस्तान के होते हैं उसमें एक तरफ पॉलिटिशियंस होते हैं, एक तरफ आर्मी होती है, और आर्मी की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वही जीतती हैं क्योंकि उनको जिताया जाता है। तो आर्मी पिछली बार इमरान खान को लाई थी जिसका कोई वोट बैंक नहीं था पाकिस्तान में। आज मैं मानता हूं कि इमरान खान का वोट बैंक है पाकिस्तान में, कि इसने ऐसी मैनिपुलेशन की और ऐसी चीज़ें की अपने फ़ायदे के लिए कि जिससे क्या पब्लिक उसकी तरफ वो कर रही है। लेकिन पिछले इलेक्शन में तो नहीं था, लाया गया उसको। तो हर इलेक्शन में यही होता है। अब आर्मी ज़ाहिर ट्राई कर रही है, एक तरफ पीपल्स पार्टी को स्ट्रॉन्ग कर रही है, जितने लोटा पॉलिटिशियंस हैं जो क्या इलेक्टेबल्स होते हैं, लेकिन वो फिर आर्मी से पूछ के कि किस पार्टी में जाएं, किसका चांस है जीतने का, आप किसको जितवा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आर्मी ने ऐसे लोगों को ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की तरफ धकेल रही है। लेकिन ये भी नहीं है कि आर्मी पीपल्स पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी देना चाहती है। क्लियर मेजॉरिटी नवाज़ शरीफ को एक बार मिली थी बस, और उसमें नवाज़ शरीफ ने अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की, आर्मी को नीचा करने की कोशिश की, उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा। और इसके अलावा ये हंग पार्लियामेंट देते हैं, प्रेशर ग्रुप्स कायम रखते हैं, टीएलपी, टीटीपी, ये सब आर्मी के क्रिएटेड ग्रुप्स हैं जो कि आने वाली सरकारों को प्रेशर में रखते हैं। तो पीपल्स पार्टी को भी ये नहीं है कि क्लियर मेजॉरिटी दे देंगे। बेनज़ीर भुट्टो जैसा बड़ा नाम था, उसको भी कभी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली और उसको एमक्यूएम और दूसरी पार्टियों के साथ मिलके ही सरकार बनानी पड़ी। तो इस बार भी चांस ये है जो नज़र आ रहा है आर्मी की, जो हम अभी देख रहे हैं। बाकी तो पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आखिर वक्त तक पता नहीं चलती, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो को ग्रूम किया जा रहा है एज ए प्राइम मिनिस्टर, पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर। इसके लिए सिंध की तरफ से बिल्कुल आंखें बंद कर दी गई हैं और सिंध टोटल पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया गया है। पहले अर्बन सिंध में पीपल्स पार्टी की कोई सीटें नहीं होती थीं, उसके लिए पहले एमक्यूएम का सफाया किया गया क्योंकि अर्बन सिंध में एमक्यूएम होती थी। एमक्यूएम को बिल्कुल सफाया अस्थि से मिटा दिया। पिछले इलेक्शन में अर्बन सिंध से पीटीआई को लेके आए कि शायद इनका भरोसा बहुत था इमरान खान के ऊपर कि अब अगले 10-15 साल के लिए हमें एक लोटा मिल गया है, एक ऐसा मिल गया है जो कि जिसके सर पे हम अपनी हुकूमत चला सकेंगे। लेकिन इमरान खान कैपेबल भी नहीं था, उसने सत्यानाश कर दिया इकोनॉमी का, सिस्टम्स का, सब चीज़ों का। इसके सारे करप्ट अय्याश दोस्तों के हवाले इसने सरकार की हुई थी, बाकी इसकी पीरनी फ़कीरनी के लोग थे। तो हर जगह सिर्फ लूट मार और चोरी चकारी और कोई गवर्नेंस कहीं नज़र नहीं आई। दूसरा, फिर इमरान खान को अपनी पॉपुलैरिटी पे इतना अहंकार आ गया कि उसने आर्मी को चैलेंज कर दिया, जो कि सबसे बड़ा गुनाह है पाकिस्तान में। तो इमरान खान इनके काम का नहीं रहा। तो इस बार बिलावल भुट्टो को लाने का चांस है, साथ में नवाज शरीफ की पार्टी होगी। जरदारी इस वक्त सबसे श्रूड पॉलिटिशियन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। अभी बिलावल ने थोड़ा शहबाज सरकार के ऊपर 2-3 बातें की कि ये है वो है। फिर पंजाब के पीपल्स पार्टी वालों ने बिलावल से शिकायत की कि शहबाज शरीफ की सरकार पंजाब में हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही, हम यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं अगले इलेक्शन के लिए, लेकिन हमारे कोई काम नहीं होते, हमें बिल्कुल नकारा कर दिया गया है। तो बिलावल ने थोड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की तो जरदारी ने इंटरवीन किया और उसको रोक लिया। और अब ये दोनों बाप बेटा चार्टर्ड प्लेन में दुबई गए हैं और दुबई में ये
नवाज शरीफ से मिल रहे हैं कि भाई अलग अलग तो हम जीत नहीं सकते, मिल के चलते हैं, जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी वो प्राइम मिनिस्टर होगा। जैसे अभी आपकी ज़्यादा सीटें हैं तो आपका भाई प्राइम मिनिस्टर है और हमने फॉरेन मिनिस्ट्री ली हुई है, तो जिसकी ज़्यादा सीटें होंगी उसका प्राइम मिनिस्टर होगा, उस हिसाब से शेयरिंग कर लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान बहुत खुश हैं क्योंकि उनको हिसाब किताब मिला हुआ है। इनका बेटा मिनिस्टर है मौलाना फजलुर रहमान का, वो 10 करोड़ की जो रोड बनाता है वो कम्युनिकेशन का मिनिस्टर है, जैसे आपके यहाँ अधिकारी साहब हैं। तो फजलुर रहमान का बेटा 10 करोड़ की सड़क जो है वो 10 अरब में बना रहा है। तो मतलब आप क्या कहेंगे? मौलाना फजलुर रहमान तो फर्स्ट क्लास खुश हैं। इतनी सी पार्टी है, इस्लाम के नाम पे इन्होंने अपना खूब शेयर लिया हुआ है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आगे जहांगीर तरीन की एक पार्टी पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बनाई हुई है और उसमें भी लोटे सारे जमा हो रहे हैं जो पीटीआई से निकल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत शहर उसको मिल जाएगा और मिलजुल के ये सब एक चूं चूं का मुरब्बा गवर्नमेंट बनती नज़र आ रही है। इम्पैक्ट इस गवर्नमेंट का इसलिए इतना ज़्यादा नहीं होगा कि पाकिस्तान अब एक दुनिया में इर्रिलेवेंट कंट्री बन चुका है, एक बोझ, धरती पे बोझ कंट्री बन चुका है, जिसकी सोसाइटी नाकारा हो चुकी है, जिसके लोगों पे दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता, इसलिए कि टोटल एक्सट्रीमिज़म की तरफ आम आदमी का जहन बनाया गया है। अच्छा खासा पढ़ा लिखा डॉक्टर इंजीनियर भी इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म की को बेस बना के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ता है। तो दुनिया में आजकल ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं। कंट्री इज़ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म। आज भी इनकी तालिबानी पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें, इंडिया में इंटरवेंशन ही, तो इस वजह से फिर सबसे बड़ी बात यह है कि भिखारी इतना हो गया है कि जहाँ जाता है भीख मांगने पे लग जाता है। तो इसलिए फिर यह है कि लोग इससे कतराते हैं। तो इसके इलेक्शन का रिज़ल्ट कोई भी हो, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ना। हाँ ये है कि पाकिस्तानियों के हालात बद से बदतर होते जाएंगे और फिर एक दिन आएगा कि ये मुल्क हिस्ट्री में चला जाएगा और यहाँ पे 4 आज़ाद रियासतें होंगी। आगे बढ़ते हैं इंग्लैंड के इलेक्शन की तरफ। इंग्लैंड में भी एक अफरा तफरी का आलम है। इंग्लैंड में 4-5 इश्यूज़ बहुत मेजर हैं। सबसे बड़ा इशू यहाँ पे इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म है, जो कि इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि इसका कोई हिसाब नहीं। ये बांग्लादेशी मौलवी है डॉक्टर मोहम्मद इनायत उल्लाह अब्बासी, ये इंग्लैंड आया और 25 जून को इसने लेस्टर में खुतबा देना था, अपना भाषण देना था। इसके भाषण ये होते हैं कि मैं हैरान हूँ कि किस तरह ऐसे लोगों को इस देश में कबूल किया जाता है। इसने इसके भाषण से कि 9/11 के जितने भी टेररिस्ट थे ना, वो सब बहादुर शेर थे। क्वीन एलिजाबेथ ने यंग लीडर्स का एक प्रोग्राम बनाया था, इसको इसने बदी गुनाह का प्रोग्राम बताया था। इसने अपने फॉलोअर्स को कहा हुआ है कि अहमदी जितने भी हैं जहाँ भी मिलें उनका कत्ल कर दो। इसने ग़ज़वा हिंद को अपनी बेस बनाया हुआ और इसने कहा है कि हिंदू की ज़मीन जहाँ हो उस पर कब्ज़ा कर लो। इस किस्म के नफ़रत फैलाने वाले को इंग्लैंड में वीज़ा भी मिल गया, आ भी गया, लेकिन इतना ज़बरदस्त इसके ऊपर मतलब अपोजिशन हुई, आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। लेबर एमपी वार्ली जॉन ने भी कहा कि भाई इसको आपने किस हिसाब में आने दिया, इसका रिकॉर्ड तो चेक करो। इस किस्म की मेंटेलिटी के आदमी को आप किस हिसाब से इंग्लैंड में आने देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपीसमेंट चल पड़ी है। काफ़ी जगहों पे मुसलमानों की चौधराहट हो गई है, जैसे लंदन का मेयर, फलां का मेयर, इधर का मेयर, उधर का मेयर। तो ये एक बहुत बड़ा, यहाँ के जो इंडिजिनियस ब्रिटिश हैं वो इससे बहुत परेशान हैं। दूसरा माइग्रेशन का मसला है, उसमें भी मेजॉरिटी मुसलमान ही आ रहे हैं। नॉर्थ अफ्रीकन आ रहे हैं, ब्लैक अफ्रीका से भी काफ़ी मुसलमान ही मेजॉरिटी आ रहे हैं। फिर सीरिया, लीबिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से ज़्यादा मुसलमान आ रहे हैं। समझ में ये नहीं आता कि इंडिया का मुसलमान तो बकौल
पाकिस्तान के सबरीना सिद्दीकी के और दुनिया भर के जो मेले चमेले हैं, उनके हिसाब से तो इंडिया का मुसलमान बेचारा बहुत परेशान है। उनका तो जेनोसाइड हो रहा है, उनसे तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है। इंडिया का मुसलमान क्यों नहीं निकल रहा भाई? उसके पीछे बांग्लादेश से भाग के आ रहे हैं, रोहिंग्या सऊदी अरब आ जाते हैं इलीगली। इंडिया का मुसलमान क्यों नहीं भाग रहा? इतना परेशान है तो खैर, माइग्रेशन का मसला बहुत बड़ा है। फिर यूक्रेन वॉर ने यहाँ की इकोनॉमी, कॉमन मैन की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर दी है, तो यहाँ पे इकोनॉमी का बहुत बड़ा मसला है। फिर यहाँ पे कुछ लेबर होती है ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो हर इंडस्ट्री में एक लेबर ग्रुप होता है, एक लेबर वो होती है यूनियन, उनके बड़े मसले हैं। जैसे नेशनल हेल्थ है, जिसके तहत सारे इंग्लैंड के डॉक्टर नर्सिस हैं, उनकी लगातार हड़तालें जारी रहती हैं। अब इन्होंने 20 जुलाई से वापस 4-5 दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। आंदोलन होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा, कोई नर्स नहीं होगी। यहाँ पे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मांगो तो 2-2 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट देता है। हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये तो सहूलत है कि ज़रा तबीयत ख़राब हुई, गली के नुक्कड़ पे एक डॉक्टर होता है, उससे जैसी तैसी जो भी है दवाई तो मिल जाती है। यहाँ तो हमारा डॉक्टर तो एक तो पूरा वो पहन के, किट पहन के बैठता है, 6 फीट के फासले पे बैठता है, हाथ लगाता नहीं है, दूर से बात करता है, और टोटल 5 मिनट का टाइम देता है, लेकिन 2 से 2.5 मिनट में फारिग कर देता है। आपने एक मसला बता दिया, बस काफ़ी है। आपने कह दिया मुझे खांसी है, नज़ला है, ठीक है, दूर से देखेगा करके, बहुत हुआ तो नर्स के पास भेज देगा कि ब्लड का ग्रुप वो ले लो, टेस्ट ले लो, ये वो, ठीक है। आपने कहा कि अच्छा डॉक्टर साहब मेरे पेट में, अच्छा नहीं, एक मसला बस, दूसरे मसले के लिए वापस अपॉइंटमेंट लो, फिर कई हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट। तो एक तो ये मसला, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब भी बाहर जाता हूँ, सेंट्रल लंदन वगैरह, मैं यकीन माने सादिक खान यहाँ का जो लंदन का मेयर है, उसकी माँ बहन एक करता हूँ। अक्सर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ खड़े होते हैं, मैं फ्रस्ट्रेशन में उनको गालियाँ देता हूँ। मैं पिछले हफ्ते मेरे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग थी सेंट्रल लंदन में। मैं यहाँ घर से निकला, बस स्टॉप पे पहुँचा तो बोर्ड लगा हुआ था बस डाइवर्जन पे। बस स्टॉप ऑलरेडी 10 मिनट की वॉक पे, बस यहाँ पे नहीं आ रही, आज ये वाली रूट की बस बंद है। मैं चल के ट्रेन स्टेशन गया, आगे 10-12 मिनट की और वॉक। ट्रेन स्टेशन पे पहुँचा, सॉरी आज ये ट्रेन स्टेशन बंद है। वहाँ से एक बस पकड़ के मैं एक ट्यूब स्टेशन पे पहुँचा, मेट्रो, आधे घंटे की बस है वहाँ तक। वहाँ ट्यूब स्टेशन पे पहुँचा, नहीं सॉरी, मैंने बस नहीं पकड़ी, वहाँ से कैब पकड़ ली। मैंने कहा चल मेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट है, 4 बजे का टाइम दिया हुआ था, ऑलरेडी मुझे नज़र आ रहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ। मैं ट्यूब स्टेशन पे पहुँचा, ट्यूब में जाके बैठा सुकून से, मोबाइल उठाया तो ऐलान हुआ कि ट्यूब है ना 5 स्टॉप बाद एक्टन टाउन के स्टॉप पे बंद हो रही है, आगे सिग्नल ख़राब हैं इसलिए आगे मेट्रो जाएगी नहीं, और आगे जितनी लाइनें हैं सबके सिग्नल ख़राब हैं, आगे नहीं जा सकती। अब जब एक्टन टाउन आया, हम बाहर निकले तो पूरा स्टेशन पे रश ही रश, क्योंकि सारी ट्रेनें वहाँ पे आगे ख़त्म हो रही थी और अब हर आदमी परेशान। अब मैंने वहाँ पे कैब बुलाई, कोई कैब आने को तैयार नहीं। मैंने जिनसे मीटिंग थी उनको मैसेज करके ये बताया, मैंने कहा प्लीज़ मैं ज़रा आधा घंटा पौना घंटा लेट होऊंगा। फिर मुश्किल से एक कैब मिली, तो अब ज़ाहिर है जब ट्रेनें बंद थी तो फिर पूरा सब गाड़ियों में, टैक्सियों में जा रहे थे, ट्रैफिक का हाल ख़राब। मैं 1.5 घंटा लेट पहुंचा हूँ, उनकी मेहरबानी के फिर वो रुके रहे। वापसी पे मैंने उधर ही से 50 पाउंड दे के कैब की घर की, और सादिक खान की मैंने खूब गालियाँ दी। तो ये यहाँ के सिस्टम बहुत मामला ख़राब है। ऐसे में कंजर्वेटिव पार्टी रूल कर रही है, एक ज़माने से कंजर्वेटिव पार्टी चली आ रही है। तो फिर ये है कि यहाँ पे कैमरून था, कैमरून 2 बार जीता, फिर थेरेसा मे आई, फिर बोरिस जॉनसन आया, फिर कुछ अरसे के लिए लिज ट्रूस आई, और अब ये ऋषि सुनक, ये सब कंजर्वेटिव हैं। तो अब लेबर को चांस मिल गया है इनको भड़ास निकालने का कि भाई ये तो फारिग हो गई, ये तो फारिग हो गई इनको। तो अब अगली हुकूमत हो सकता है लेबर की आए। लेबर के ये सारे ऐसे, मतलब ऐसे मैं बता नहीं सकता कि इनकी जहनियत इनकी देख के मुझे गुस्सा आता है लेबर पार्टी का। तो सुधारा तो ये नहीं ला सकेंगे कुछ भी, और ये अपीसमेंट पॉलिटिक्स,
जितना मुसलमान है ना और माइग्रेंट दूसरे भी हैं, वो सब लेबर पार्टी को वोट देते हैं। सत्यानाश हो जाना है इस देश का जब अगर लेबर पार्टी आई तो। ऑलरेडी हालात बहुत ख़राब हैं। अब आते हैं अमेरिका के इलेक्शन की तरफ। अमेरिका के इलेक्शंस का ये हाल है कि पूरा कॉरपोरेट सेक्टर ट्रंप को रोकने की कोशिश कर रहा है। पूरी अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को रोकने की कोशिश कर रहा है। और मुझे भी ये नज़र आ रहा है कि पहली बार अमेरिका की हिस्ट्री में किसी प्रेसिडेंट को इतनी बार केस हो रहे हैं, पुलिस बुला रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल इतना बड़ा किया था, कुछ नहीं हुआ, खाली उसको प्रेसिडेंसी से रिज़ाइन करना पड़ा, उसका वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, उसके ऊपर कोई केस नहीं बना, कोई सज़ा नहीं हुई कुछ। बिल क्लिंटन ने हाजिर सर्विस प्रेसिडेंट होते हुए अपनी एम्प्लॉय के साथ सेक्सुअल सारे काम किए अपनी ऑफिस में, कुछ नहीं हुआ, रिज़ाइन भी नहीं करना पड़ा, पूरा टर्म पूरा क्या ख़त्म, कोई केस नहीं बना, कोई कुछ नहीं बना। बिल ट्रंप के ऊपर बना रहे हैं। अब अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी आए, डेमोक्रेटिक पार्टी आए, ज़्यादातर जो मेन पॉलिसीज़ हैं वो तो वही की वही रहती हैं क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट बनाती है वहाँ की। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जो बाइडन मुश्किल ही है कि वो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट होगा। डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कोई भी होगा उसको पूरा कॉरपोरेट सेक्टर इस वक्त सपोर्ट करेगा। कहने को तो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक लेफ्ट की पार्टी है, रिपब्लिकन राइट की पार्टी है, पॉलिसीज़ दोनों की सेम ही होती हैं। भाई लेफ्ट की पार्टी के बारे में होता है कि ये जंगें नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। साला ओबामा ने सबसे ज़्यादा जंगें की। ओबामा के 8 साल अमेरिका की हिस्ट्री के ब्लडिएस्ट पीरियड रहा है। तो वहाँ पे भी कोई भी आएगा, पॉलिसी अमेरिका की वही रहेगी। चाइना से पंगा लेंगे, रशिया से पंगा लेंगे, लेकिन फिर किसी और तीसरे मुल्क को मैदान जंग बना के पीछे बैठ कर तमाशे देखेंगे। अब आते हैं भारत के इलेक्शन की तरफ। लास्ट वीक पटना में सारी हारी हुई पार्टियां जो ये बैठ के सोचती हैं कि हम मोदी जी को हरा नहीं सकते, वो मिल बैठे। 15 ओपोजिशन पार्टीज, बिहार के चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा वहाँ पे बाकी सारे भी जमा थे, ममता भी थी, सब कुछ था। दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल का उनसे कांग्रेस से झगड़ा हो गया क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने कहा कि जो मोदी गवर्नमेंट ने दिल्ली ऑर्डिनेंस अनाउंस किया है इसको इमीडिएटली डिनाउंस करो, तो उन्होंने नहीं किया, तो कांग्रेस की आम आदमी पार्टी से खटपट हो गई है। बाकी अखिलेश यादव और ये और वो ये सब जमा हुए थे, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनके जमा होने से भी क्या होना है। पिछले इलेक्शन में ये जो 15 पार्टियां जमा हुई थी ना, इनमें से बीजेपी ने 303 सीटें ली थी, जबकि इन पार्टियों में कांग्रेस 52 सीटें, डीएमके 24, टीएमसी 22, शिवसेना 18, जेडीयू 16, बाकी 3, 5, 2, 1 इस तरह करके टोटल 154 सीटें इनकी बनती हैं, इन 15 पार्टियों की। और ये पिछले इलेक्शन की बात है। इसके बाद जो सिचुएशन है ना, पहले ज़रा ये हमारे अजीज़ दोस्त सुदर्शन जी को ज़रा सुनिए, त्रिवेदी जी की मज़ेदार बात है। अब कर्नाटक जीते हैं तब, अभी हम लोग हार गए थे दिल्ली तब, अभी हिमाचल जीते, लोकतंत्र की विजय है। और गुजरात हार जाएंगे तो साहब ये तो इलेक्शन कमीशन भी खराब है, ईवीएम भी खराब है। उत्तर प्रदेश हार जाएंगे तो वो भी, खैर वो अलग विषय है। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ एक सीरियस बात, राहुल गांधी जी डिफरेंट फॉरेन की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं और बोलते हैं। ये बताइए आप में से कितनों को ध्यान है किसी भारत की यूनिवर्सिटी ने उनको कभी बुलाया हो? हमारा दौर छोड़ दीजिए, इनके दौर में बताइए पिछले 10 साल में कभी जेएनयू ने बुलाया, कभी डीयू ने बुलाया, किसी आईआईटी ने बुलाया, आईएससी ने बुलाया? तो स्टैनफोर्ड जैसी आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में ये कौन से लोग हैं जो उनको बुलवाते हैं? और विशेषकर तब जबकि वो ना किसी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, ना कोई उनकी थिंक टैंक या इंटेलेक्चुअल वाली इमेज है। और आज की डेट में, तब वो केवल एक सांसद थे, आज की डेट में वो सांसद भी नहीं है। और उसके बाद वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होकर भारत के बारे में अनाप शनाप प्रकार की चीजें बोली जाती हैं। मगर आप देखिए नियत का खेल कितना मजेदार है। इधर वो खड़े होकर अमेरिका में बोलते हैं, इधर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाता है।
और व्हाइट हाउस वालों ने जो बोला, इतनी झिड़की खाने के बाद थोड़ी तो समझ आनी चाहिए। परंतु इनकी स्थिति जानते क्या है? मोदी जी को बुलाया गया है स्टेट डिनर पे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, यूपी बिहार के लोग अच्छी तरह समझेंगे, कहेंगे पी ना पाओ, खा ना पाओ तो ढरका जरूर दो। यानी खाने को ना मिले तो बेच गिरा दो कि ताकि दूसरा ना खाने पाए, वैसी स्थिति है। और गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि ये लोग, बताइए, आज ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गर्व के साथ गौ माता की पूजा करता हुआ दिखता है, और यहां अगर सिंगोल रख दिया जाए तो इनको उसमें पुरातन पंथी हिंदुत्व जाने क्या क्या नजर आने लगता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बड़ी सीरियस बात है कि एक स्ट्रक्चर्ड एजेंडा है। चूंकि देश के अंदर से आपकी स्वीकार्यता नहीं, तो बाहर से जाके, और लास्ट में एक बात कह दूं, सब मिलने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये सब तो वो हैं जिनकी की नींव उतनी ही मजबूत है जितनी बिहार के उस पुल की थी, उसमें उतनी ही दरारें हैं जितनी उनकी थी। तो ये दोनों, ये सब जो है क्या होते हैं जानते क्या है? मुझे वो बचपन का एक गाना याद आता है, वो 70 के दशक में बड़ा फेमस था, उसको थोड़ा चेंज करके बोलता हूं। ये बेचारे बिना सहारे, देखो दौड़ दौड़ के हारे, और बिन ताले की चाबी लेकर फिरते मारे मारे। तो अजीज़ दोस्तों, मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। इसमें जो सबसे ख़तरनाक चीज़ सामने आई है ना, वो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है। आपको याद होगा कि जब फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था तो एक टूल किट लीक हो गई थी, जिससे हमें पता चल गया कि ये, जिसमें रिहाना और ग्रेटा थुनबर्ग और पता नहीं कौन कौन कूद पड़े थे, जिनको टके का नहीं पता था कि मसला क्या है फार्मर्स का। ठीक है, तो ऐसे ही एक और फरीद ज़करिया ने बात की है, जो CNN के ठेकेदार हैं। फरीद ज़करिया ने कहा है कि मोदी जी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ह्यूमन राइट्स के ऊपर लेक्चर देने का नुकसान होगा। इसके बजाय बेस्ट तरीका ये है कि इंडिया की सोसाइटी के अंदर घुस जाओ और अपने ताल्लुकात इंडियन बिजनेसमैनों से बनाओ, वहाँ के मीडिया प्रेस से बनाओ, सोशल मीडिया से बनाओ, NGO से बनाओ, कल्चरल ग्रुप से, इनके साथ ताल्लुकात बनाओ। यानी आप राना अयूब को तो ख़रीदा हुआ है, अरफा खानम शेरवानी को भी ख़रीदा हुआ है। ऐसे जो मुख्तलिफ टूल किट्स आपकी हैं, ऐसे में और इसको आगे बढ़ाओ। और ये जॉर्ज सोरोस ने ऐलान कर दिया था, जो $25 बिलियन की एम्पायर का मालिक है, उसने कहा था कि हम 2024 में मोदी को नहीं आने देंगे। तो एक तो इंटरनेशनल इकोसिस्टम चला हुआ है। दूसरा सबसे बड़ा इस वक्त जो आरोप लगाया जा रहा है ना, देखें कश्मीर डेड इशू हो गया है। अब पाकिस्तान कभी कभार कश्मीर को बोलता है, पाकिस्तान भी कश्मीर नहीं कर रहा है इतना जितना वो इंडियन मुसलमानों का कर रहा है। तो इस वक्त सबसे बड़ा आरोप जो मोदी सरकार पे लग रहा है ना, वो मुसलमानों के हवाले से लग रहा है। तो मुसलमानों के हवाले से ये है कि ग्राउंड पे जाके देखें ना, तो अभी प्यू एक ऑर्गेनाइजेशन ने जो सर्वे किया था, उसमें 98% मुसलमानों ने कहा कि वहाँ पे मुसलमानों को पूरी आज़ादी है। मतलब इतनी आज़ादी मैं आपको बताऊं हिंदुओं को भी नहीं है जितनी आज़ादी मुसलमानों को है भारत में। और मुसलमान समझता है इस बात को, मुसलमान को पता है। मुसलमान आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता चलता है कि आगे पीछे दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। तो ये है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान पाकिस्तान में मर रहा है। तो बाकी मुसलमान देशों का हाल देख रहे हैं ये। ऐसे में भारत के अंदर मुसलमान बहुत खुश है। कोई भी सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम आता है जिसमें घर दिए जाते हैं, ये वो जॉब्स की रिजर्वेशंस होती हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसमें मुसलमानों का कोटा होता है, रेशो ज़्यादा होता है। दूसरा आप ये देखें कि जब बारी आती है देने की, तो आप वक्फ बोर्ड को देख लें। हिंदू मंदिरों का सारा पैसा सरकार ले जाती है, तो मुसलमानों का क्यों मंदिरों दरगाहों पे मज़ारों से पैसा नहीं लेके जा रही? जबकि सेक्युलरिज्म में तो फिर सबके लिए सेम होना चाहिए ना सिस्टम। अगर हिंदुओं के मंदिर सरकार के कब्ज़े में हैं तो दरगाहें, चर्च, मज़ार, मस्जिदें क्यों इनके सरकार के उसमें नहीं है? ये तो लॉजिक की बात है कि सेक्युलरिज्म में सारी चीज़ें फिर हों। तो मुसलमान को पता है कि हमें जितनी आज़ादी हासिल है इतनी तो हिंदू को भी नहीं है इधर, जो कि मेजॉरिटी है, बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। दूसरा ये है कि अभी जैसे मैंने एक जगह पढ़ा कि हज कितना बड़ा एक वो होता है। हज में हर साल, मेरी तो स्टडी होती है ना, हर साल देखा है कि हज में पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी सरकार इतनी ख़राब सहूलतें देती हैं। अब हज में क्या होता है कि मक्का में आपने रहना होता है 15-20 दिन,
मदीना में रहना होता है 8 दिन। मदीना में 40 नमाजें पढ़ने का एक बांधा हुआ है कि भाई 8 दिन रहना है, पूरा 40 नमाजें हरम शरीफ में पूरी करनी है। अब क्या होता है कि वो रेसिडेंस इतनी दूर देते हैं हरम शरीफ से कि आपको घंटा पौना घंटा लग जाए अगर हरम शरीफ पहुंचने में, तो आप 5 नमाज़ों के लिए कैसे आ जा सकोगे। तो ज़्यादातर फिर हाजी या उम्रा वाले क्या करते हैं कि सुबह निकल जाते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ और फजर की इसमें वक्फ़ा बहुत होता है। फिर ज़ोहर के टाइम पे जाते हैं तो इशा पढ़ के वापस आते हैं, उधर ही फिर बैठे रहते हैं। तो ये सहूलतें, ट्रांसपोर्ट की सहूलतें, ये सब आजकल हज पैकेज हो गया है, क्योंकि डॉलर कमाने का काम है सऊदी अरब का इसमें, तो उन्होंने हर चीज़ पैकेज कर दी है। तो अभी मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी कि ये एक सऊदी जर्नलिस्ट की रिपोर्ट है कि बस सर्विस जो इंडियन हज मिशन ने प्रोवाइड की है, ये बेस्ट ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट है इस वक्त। इस बार सबसे अच्छा ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट इंडियन हज मिशन ने दी है, और ये इंडियन हज कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ अपने हाजियों को दी हुई है, और इससे हमें सीखना चाहिए कि ये किस तरह ये करता है। तो अजीज़ दोस्तों, इंडिया ने मुसलमानों के हवाले से ये सब प्रोपेगेंडा है। बाकी आप देखें तो मैं आपको क्या बताऊं, ये मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट दी है कि 2013 से आज 2023 तक 10 साल में इंडिया ने टोटली डिफरेंट इंडिया हो गया है। इंडिया टोटली चेंज हो गया है, और इंडिया एक इंटरनेशनल पावर की सूरत में सामने आया है। इंडिया एक वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इन द वर्ल्ड बन के आया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 7.2 सबसे ज़्यादा, और पिछले कई सालों से इंडिया ने इस टारगेट को आगे रखा हुआ है। मेरे पास कई ग्राफ्स हैं, कई चीज़ें हैं। इंडिया दुनिया का दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क वाला कंट्री बन गया है, चाइना को पीछे छोड़ दिया। 1.45 लाख 1,45,000 किलोमीटर रोड नेटवर्क है, अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे। 70 एयरपोर्ट होते थे इंडिया के 2013 में, आज डबल से ज़्यादा हो गए। हर चीज़ में मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या है। ट्रिपल तलाक पे कितनी अपोजिशन हुई। मोदी जी ने कहा कि मैं अभी इजिप्ट गया, तो इजिप्ट तो टोटल मुस्लिम कंट्री है और सुन्नी है, वहाँ पे 90 साल पहले ट्रिपल तलाक ख़त्म हो गई। मोदी जी ने कहा कि पाकिस्तान में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आप सुनिए ज़रा मोदी जी की ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग तो अजीज दोस्तों, इस सारे सिचुएशन में इंडिया इज़ डेवलपिंग फास्ट। ये जो सारे जमा हुए थे ना अभी
फेल्ड पॉलिटिशियंस, ये प्राइवेट जहाज़ों में आए थे पटना, ये पब्लिक की खिदमत के लिए आए थे, प्राइवेट जहाज़ों में आए थे। अजीज दोस्तों, ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इनके बारे में ये कहा है, जो उड़ा आड़ा 35 इकट्ठी कीती, अमता पार्टी, खमता पार्टी, लमता पार्टी, सब उत्थे जाके इकट्ठे हो जो इकट्ठे। वो सियाने ने कहा जो बांदर, लूंबड़, गिद्दड़, सारे जानवर नदी दी घाट दे इक्को थामे इक्को किनारे ते इकट्ठे होके पानी पीन लग जान ना, ਇਹਦਾ मतलब परले पासे शेर खड़ा है। तो अजीज दोस्तों, ये सारी सिचुएशन में मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि 600 मीटर का मेट्रो का नेटवर्क था 2014 में, आज 6000 मीटर का है। 10 गुना मेट्रो का साइज़ बढ़ा दिया। ऐसे इतने फिगर्स हैं मिलिट्री एक्सपोर्ट्स के हवाले से, मुख्तलिफ मेरे पास ग्राफ्स हैं, फिगर्स हैं, लेकिन फिर लंबा चौड़ा हो जाता है, काफ़ी लंबा हो गया है ऑलरेडी। तो अजीज़ दोस्तों, ये है कि इंडिया में मुझे नहीं लगता कि कोई बेवकूफ़ इंडियन होगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, वो बेवकूफ़ ही होगा जो मोदी जी को वोट नहीं देगा। तो आई होप कि मोदी जी की सरकार आएगी और 5 साल मोदी जी के अगले इतने इम्पोर्टेंट होंगे कि दुनिया में बड़ी तब्दीली मोदी जी की सरकार लाएगी। अजीज़ दोस्तों, काइंडली कीप सपोर्टिंग। थैंक